सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे ब्लॉग फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी इंक्लूडिंग फर्स्ट एड। इस वीडियो को जो भी एमसीक्यू आते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इस यूनिट को हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाले हैं। इसका जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जो कि जीआईटी सिस्टम से है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप जाकर ईजिली देख सकते हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर का स्टार्ट हम सेकेंड यूनिट से करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और आज कुछ आप नया सीख कर जाओगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सेकेंड यूनिट है हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के रिगार्डिंग। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। इसमें से जितने भी हैं वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हैं, एक को छोड़ करके। राइनाइटिस जो है हमारा अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है एंड इसके अलावा कोरेजा भी हमारा अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। एंड जो हमारा लैरिंजाइटिस होता है, मीन्स हमारे लैरिंग्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम लैरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ही जो बेसिकली हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, एक्सेप्ट जो है ब्रोंक्योलाइटिस। ब्रोंक्योलाइटिस एक तरीके का लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है। ये हमारे ब्रोंकियो में होने वाला इन्फेक्शन है जिसे हम ब्रोंक्योलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली जो करेक्ट आंसर है हमारा सी आंसर है, ब्रोंक्योलाइटिस इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, द टेस्ट यूज टू असेस द आर्टेरियल ऑक्सीजन स्टेटस। आर्टेरियल ऑक्सीजन के स्टेटस को चेक करने के लिए किस टेस्ट का यूज़ करते हैं? VVG का करते हैं या फिर करते हैं SpO2 का करते हैं या AVG का करते हैं या फिर हम करते हैं इंटेंसिव स्पायरोमेट्री। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा AVG इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, द मोस्ट कॉमन सीन ऑर्गेनिज्म इन टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का मतलब जो हमारे टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टॉन्सिलाइटिस को कॉज करने में मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? क्या स्ट्रेप्टोकोकाई है या सीजिला है, फ्लैजिला है या स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर द न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का कौन सा इसमें से रिस्क फैक्टर है? क्या सीजनल चेंजेस है, मतलब क्या सीज़न में अगर चेंजेस होता है तो क्या उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है? क्या लिविंग इन अ क्राउडेड प्लेस, क्या जो भी मतलब पर्सन है वो क्राउडेड एरिया में रहता है तो क्या उसकी वजह से, क्या ये भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर है? क्या मॉस्किटो की उसका रिस्क फैक्टर है या माल न्यूट्रिशन? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा लिव इन अ क्राउडेड प्लेस। अगर क्राउडेड प्लेस में रहते हैं तो निमोनिया होने के चांसेस हैं, ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। वैसे रिस्क फैक्टर में माल न्यूट्रिशन भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो लिव इन क्राउडेड प्लेस। अगर क्राउडेड प्लेस में रहते हैं तो इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इससे हम निमोनिया का एक तरीके का रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर निमोनिया। निमोनिया के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? क्या अगर ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, या चेस्ट एक्सरे करने से, या फिर ब्लड कल्चर या स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी? तो ये सारे ही टेस्ट तो हम करते हैं निमोनिया में, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछ रहा है निमोनिया का, कि निमोनिया को कंफर्म किससे हम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टेस्ट करेंगे जिससे निमोनिया कंफर्म हो जाएगा कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है वो निमोनिया से ही सफ़र कर रहा है। तो उसके लिए बेसिकली जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, स्पूटम कल्चर करते हैं एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन जो हमारा है वो
करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा इस चारों ही टेस्ट जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वेट इज़ लॉस इन, किस कंडीशन में वेट लॉस होता है? अगर हाइपरथायराइडिज्म है तब, या एनोरेक्सिया की कंडीशन है तब, या पल्मोनरी टीबी है तब, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस कंडीशन में वेट लॉस होगा। अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है अपना वेट लॉस करता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें पेशेंट के जो होते हैं वेट गेन होते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में भी वेट लॉस होगा, ठीक है। अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब ईटिंग डिसऑर्डर है, वो मतलब भोजन खा ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होगा। एंड अगर पर्सन को पल्मोनरी टीबी है तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होगा। तो इसमें बेसिकली हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला जो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और दूसरा होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला कह रहा है गोनोकोकाई, एसिरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड द सीजेला। तो यस ऑफ कोर्स जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा कोकस निमोनिया की वजह से ही हमारे जो भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है वो उसका ऑर्गेनिज्म है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8th नंबर का द हाईएस्ट रिस्क फॉर द रेस्पिरेटरी फेल्योर इज़ प्रेजेंट इन, मतलब क्लाइंट को इसमें से कौन सा रिस्क प्रेजेंट है अगर क्लाइंट में, तो जो क्लाइंट है उसको हाईएस्ट रिस्क रहेगा रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के। क्या अगर क्लाइंट को अस्थमा है तो उसको हाईएस्ट रिस्क रहेगा रेस्पिरेटरी फेल्योर होने का, कि या अगर वो सीओपीडी से सफ़र कर रहा है मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है तो, या क्लाइंट को पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डाइटिस का मतलब जो पेरिकार्डियम होता है ना वो हमारी हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं और इसमें होने वाले इन्फेक्शन को हम पेरिकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि क्लाइंट को अगर पेरिकार्डाइटिस है तो क्या उसे हाईएस्ट रिस्क रहेंगे रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के। फिर डी ऑप्शन में कह रहा है कि अ क्लाइंट विद न्यूमोनिया, कि अगर क्लाइंट को न्यूमोनिया है तो उसको हाईएस्ट रिस्क है रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा अगर क्लाइंट को अस्थमा है तो उसको हाईएस्ट रिस्क रहता है रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा क्लाइंट विद अस्थमा। अगर क्लाइंट को अस्थमा है तो उसको हाईएस्ट रिस्क रहता है रेस्पिरेटरी फेल्योर होने का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द फाइनल स्टेज ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का फाइनल स्टेज पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कंजेशन, रेड हॉस्पिटलाइजेशन, ग्रे हॉस्पिटलाइजेशन या रिजोल्यूशन। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है रिजोल्यूशन इज़ अ करेक्ट आंसर, जो कि न्यूमोनिया का फाइनल स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइनसाइटिस क्या है। इन्फ्लामेशन इन माउथ, अगर माउथ में इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या उसे हम साइनसाइटिस कहेंगे, या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो जाए तो हम इसको साइनसाइटिस कहेंगे, या फिर साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो साइनसाइटिस कहेंगे, या हमारे गम में इन्फेक्शन हो जाए तो इसे हम साइनसाइटिस कहेंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा अगर हमारे साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्यूट साइनोसाइटिस कॉज बाय ऑल, जो एक्यूट साइनोसाइटिस है वो सबसे कॉज हो सकता है एक को छोड़ करके। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आफ्टर अ कोल्ड और फ्लू के बाद हो सकता है,
या फिर कह रहा है थ्रू द डेंटल इन्फेक्शन, अगर दांत में इन्फेक्शन है तो क्या उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कह रहा है नज़ल एलर्जी, अगर नोज़ में एलर्जी है तो क्या उसकी वजह से। या फिर कह रहा है टॉन्सिलाइटिस है, मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो क्या उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थ्रू द डेंटल इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो तीनों ऑप्शन जो हैं हमारे वो करेक्ट हैं, एक्सेप्ट जो है हमारा थ्रू द डेंटल इन्फेक्शन। अगर दांत में इन्फेक्शन है तो साइनसाइटिस नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर फॉर द फेरिंजाइटिस। फेरिंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम फेरिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो फेरिंजाइटिस होने के क्या रिस्क हैं, क्या कोल्ड एंड फ्लू सीजन है, या स्मोकिंग करने की वजह से, या किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, या फिर ये सारे ही कॉज कर सकते हैं, सारे ही रिस्क फैक्टर हैं फेरिंजाइटिस के। तो ऑफ कोर्स जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। कोल्ड एंड फ्लू सीजन की वजह से, एंड अगर कोई स्मोकिंग करता है एलर्जी की वजह से भी, इस तीनों ही जो ऑप्शन है वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं फेरिंजाइटिस के। तो बेसिकली हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर का, द सिम्टम ऑफ सोर थ्रोट विद कोल्ड एक्सेप्ट स्नीजिंग, कफिंग, माइल्ड हेडेक एंड फीवर हायर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, अगर पेशेंट को सॉर थ्रोट है विथ कोल्ड है तो उसको स्नीजिंग भी होगी, उसको कफिंग भी आएंगे, माइल्ड हेडेक भी होगा एंड फीवर भी होगा, लेकिन फीवर हायर देन 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है फीवर हायर देन 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है टॉन्सिलाइटिस क्या है। अगर इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, अगर साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि उससे हम साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या इसे हम टॉन्सिलाइटिस कहेंगे। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है टॉन्सिल में होने वाले इन्फेक्शन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जैसा कि नाम से इसकी क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टीथ करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द रिस्क फैक्टर फॉर द निमोनिया का कौन सा रिस्क फैक्टर है। पहला कह रहा है कि अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है तो क्या उसकी वजह से निमोनिया होगा, क्या ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है निमोनिया का। दूसरा कह रहा है कि अल्कोहलिज्म, अगर कोई क्लाइंट अल्कोहल को ड्रिंक करता है तो क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर है निमोनिया का। दूसरा कह रहा है एक्सपोजर ऑफ द स्मोक, डस्ट, एयर पॉल्यूशन, क्या हुआ क्लाइंट जो स्मोक, डस्ट और एयर पॉल्यूशन के से एक्सपोज होता है तो क्या उससे निमोनिया हो सकता है, क्या ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स, अगर कोई क्लाइंट सिगरेट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है या फिर एक्सपोज होता है स्मोक में, डस्ट या एयर पॉल्यूशन, तो उसको चांसेस हैं कि उसको निमोनिया हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दी अबव जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉजेज़ ऑफ हिमोप्टाइसिस एक्सेप्ट। हिमोप्टाइसिस के सारे कॉजेज़ हो सकते हैं एक को छोड़ करके। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम, मतलब स्पूटम में अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हम हिमोप्टाइसिस के नाम से जानते हैं। क्या अगर पल्मोनरी टीबी है तो ब्लड में स्पूटम में ब्लड आ सकता है, या अगर ब्रोंकियोटाइसिस है तो क्या स्पूटम में ब्लड आ सकता है, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो, या फिर मेनिंजाइटिस। तो अगर क्लाइंट को पल्मोनरी टीबी है तो उसमें भी उसको ब्लड में उसके स्पूटम में ब्लड आ सकते हैं, एंड अगर ब्रोंकियोटाइसिस है तो भी ब्लड आ सकते हैं, एंड अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो भी उसके स्पूटम में ब्लड आ सकते हैं, एंड अगर मेनिंजाइटिस है तो उसके ब्लड में स्पूटम नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट, मेनिंजाइटिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इन
हेमोप्टाइसिस में कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं? क्या सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो हम ये सारे ही टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं हेमोप्टाइसिस को डायग्नोस करने के लिए कि हेमोप्टाइसिस आखिर क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम सारे ही टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द 2 मेन फॉर्म ऑफ सीओपीडी के 2 कौन से मेन फॉर्म होते हैं? पहला कह रहा है कि अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड दूसरा कह रहा है कि अस्थमा एंड एम्फेसमा, एंड सी ऑप्शन में कह रहा है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइमा, एंड दूसरा कह रहा है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इक्टेसिस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो सी आंसर करेक्ट है हमारा। इसे हम ब्लू बॉर्डर एंड पिंक पफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा होगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसिमा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे सीओपीडी के 2 टाइप्स होते हैं, इसे ब्लू बॉर्डर एंड पिंक पफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉनिक अस्थमा अगर होता है तो क्या लीड करेगा, उसकी वजह से क्या चीज़ें हो सकती है? इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सीओपीडी इज अ करेक्ट आंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन द नोज एंड पैरानासल साइनस इज नोन एज। पहला कह रहा है नजल पॉलिप्स बोलेंगे, या फिर नजल पॉलिफ्रेशन, कोरेजा, या म्यूकस हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा नजल पॉलिप्स इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट साइन ऑफ पुअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन? फास्ट थ्रेडी पल्स, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, फैंटनेस। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा रेस्टलेसनेस। जो हमारा रेस्टलेसनेस होता है वो अर्लीस्ट साइन होता है रिस्पिरेटरी, अगर डिस्फंक्शन होता है, अगर रिस्पिरेटरी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है तो रेस्टलेसनेस मतलब पेशेंट जो है वो खुद को बेचैन फील करता है। इसके अलावा फास्ट थ्रेड फॉल, साइनोसिस एंड फैंटनेस जो है हमारे लेट साइन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अर्ली साइन है वो हमारा रेस्टलेसनेस ही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 22 क्वेश्चन कह रहा है कि साइनस क्या है? एक कैविटी है, चैम्बर कंटेनिंग अ विट्रल ह्यूमर इन आई। सी ऑप्शन कह रहा है कि चैम्बर प्रोड्यूसिंग वे, एंड डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा साइनस होता है वो एक कैविटी है जिसमें एयर फिल्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्फिन को हम किस में देते हैं? क्या अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें देंगे, या फिर स्टमक पेन हो रहा है तो हम यूज करते हैं, या अगर निमोनिया है तब देंगे, या अस्थमा है तो यूज करेंगे? तो मॉर्फिन का यूज़ हम चेस्ट पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनहेलर इज़ यूज इन केस ऑफ। इनहेलर को किस केस में यूज़ करते हैं? अगर जॉन्डिस है तब करेंगे, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा है तब करेंगे, या जो पेशेंट है उसको ट्यूबरकुलोसिस है तब हम इनहेलर का यूज़ करते हैं, या अगर किडनी फेलियर हो गई है तब यूज करेंगे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा अगर पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है तो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड रीनल फेल्योर होने पे हम इनहेलर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस। मतलब अगर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है तो क्या उसको उसको सिम्टम देखेंगे? क्या उसके बैड ब्रेथ होगा, क्या थ्रोट कंजेशन हो जाएगी, या डिफ़िकल्टी और पेनफुल स्वालोइंग, किसी भी चीज़ को सॉलो करेगा तो दर्द होगा, या सारे ही सिम्टम्स शो होंगे? तो ऑफ कोर्स अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है, अगर कोई क्लाइंट पेशेंट जो है टॉन्सिल से सफ़र कर रहा है तो उसको उसके मुंह जो माउथ है उसके बैड ब्रेथ भी होगा, एंड इसके अलावा थ्रोट कंजेशन भी होगा, एंड उसको सॉलो करने में भी दिक्कत होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा
कॉमन कंडीशन, हार्ट, यूरिन सिस्टम एंड द ब्लड डिसऑर्डर के रिगार्डिंग हमारे थर्ड यूनिट। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो है रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज को होने के लिए सारे ही रिस्क हैं, कौन कौन से? क्या हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या ये हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है? क्या स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट करता है, जो कोई क्लाइंट है स्मोकिंग करता है, तो क्या ये हार्ट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है? या लैक ऑफ एक्सरसाइज, या ऑल ऑफ दी अबव। तो कोई भी अगर इंसान है, अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या फिर वो स्मोकिंग करता है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को स्पेंड करता है, मीन्स कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, तो उसको रिस्क रहते हैं हार्ट डिजीज होने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज डायस्टोल, पाल्पिटेशन एंड सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सिस्टोल इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सिस्टोल इज़ अ करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम इन द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। तो ये रहा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर और ये रहा हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बीच में जो ए वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, और यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में उसे हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं, जो कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में रहता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अप्रोक्स वेट ऑफ हार्ट इज। हार्ट का जो अप्रोक्स वेट है, हार्ट लगभग कितने वेट का है? 250 ग्राम का, 300 ग्राम का, 340 ग्राम का, 350 ग्राम का। तो जो हमारा हार्ट का अप्रोक्स अगर वेट की बात करें तो ये 300 ग्राम का होता है। इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रेस्टिंग एडल्ट हार्ट बीट। अगर 40 से 60 हार्ट बीट पर मिनट है तो, या 80 से 100 बीट पर मिनट अगर है तो, या 60 से 80 बीट पर मिनट अगर है तो, या 70 से 90 बीट पर मिनट अगर है तो अगर 60 से 80 के बीच में आता है तो उसे हम नॉर्मल हार्ट रेट जानते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा था विच इज़ अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कौन से सिम्टम्स हैं? अगर पेन इन द डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट में पेन हो रहा है एंड डिस्कम्फर्ट है तो क्या सिम्टम्स है कोरोनरी हार्ट डिजीज की? या डायरिया हो रहा है तो, या हेडेक, या स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो चेस्ट में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ना कि डायरिया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जाएगा विच टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोसिस द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए किस टेस्ट का यूज़ हम करते हैं? ट्रेडमिल स्टेज टेस्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, या ECG करते हैं। तो हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट भी करते हैं, हिस्ट्री भी लेते हैं एंड द ECG भी कंडक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव जो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन हार्ट क्लोज्ड आर्टरी कॉजेज अ हार्ट अटैक, इन ब्रेन इट कॉजेज। कह रहा है कि अगर आर्टरी में किसी तरीके का क्लॉज्ड हो गया, मतलब फैट या थ्रोम्बस वगैरह का फॉर्मेशन हो गया, तो ये तो हार्ट अटैक करता है। अगर ये ब्रेन में भी ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या माइग्रेन होगा, या मेंटल इलनेस, स्ट्रोक हो जाएगा, या सीजर? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा स्ट्रोक इज़ अ करेक्ट आंसर। ब्रेन में जब हमारे अटैक्स होते हैं तो उसको हम स्ट्रोक या CAV सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सडन कार्डियक अरेस्ट मीन्स
द हार्ट, पहला ऑप्शन है द हार्ट बीटिंग, जो हार्ट की बीटिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। पहला क्या, नेक्स्ट कह रहा है बीट डेंजरसली स्लो, या सी ऑप्शन कह रहा है कि हैज ए साइकिल बीटिंग एंड स्टॉपिंग, एंड डी ऑप्शन कह रहा है स्किप बीटिंग। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा, अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारी जो बीटिंग होती है स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर का इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है। पहला कह रहा है कि एडमिनिस्टर 300 mg एस्पिरिन बाय ओरली। उसके बाद कह रहा है पुट द ऑक्सीजन मास्क एंड स्टार्ट द ऑक्सीजन मास्क लगाना, ऑक्सीजन को स्टार्ट कर देना। फिर कह रहा है गिव द CPR इन केस ऑफ द सडन कार्डियक अरेस्ट में हम पेशेंट को CPR देंगे। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ही इमीडिएट मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेल्योर की कौन से कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ एंड ट्रबल ब्रीदिंग, फटीग, स्वेलिंग। तो हार्ट फेल्योर के सारे ही साइन एंड सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, फटीग भी होती है एंड स्वेलिंग भी होती है, ठीक है, जिसे हम एडिमा कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट फेल्योर के कौन से रिस्क फैक्टर हैं। अगर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज़ एंड वेट एंड एज एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर मेडिकल हिस्ट्री रिगार्डिंग द हार्ट से है तो भी ये हार्ट फेल्योर की रिस्क है। अगर किसी का वेट बहुत ही ज़्यादा है तो भी एक रिस्क हो सकता है। अगर किसी का एडवांस एज में है तो उसको भी चांसेस हैं कि हार्ट फेल्योर हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑल ऑफ द अबव आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सारे ही रिस्क हो सकते हैं हार्ट फेल्योर होने के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग यूज इन ट्रीटिंग हार्ट अटैक को ट्रीट करने के लिए किस ड्रग का यूज़ करते हैं। डेक्सामेथासोन का करते हैं, कैल्शियम ग्लूकानेट, एस्पिरिन एंड SgSO4। तो हार्ट अटैक को ट्रीट करने के लिए हम एस्पिरिन का यूज करते हैं, MgSO4 का यूज़ हम इक्लेम्सिया की कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वार्निंग साइन ऑफ हार्ट डिजीज़ इंक्लूड। हार्ट डिजीज़ की वार्निंग साइन में इंक्लूडेड है ब्रीथलेसनेस, हेडेक, एक्सेसिव हंगर, सडन वेट लॉस। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ब्रीथलेसनेस इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है, वार्निंग साइन है हार्ट डिजीज़ के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिज़रेबल बीपी कौन सा है। 160/110 mmHg, 130 90 mmHg, 120 80 mmHg, 190 60 mmHg। तो जो हमारा नॉर्मल बीपी जो होता है 120 80 mmHg होता है, जो डिज़रेबल है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा वो सी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है ऑप्शन the elder we get the greater is our risk for the developing the high BP. Hypertension so symptom is the most people. Hypertension is inherited, so the best way to take a medicine. And कह रहा है कि sea salt contain a loss of minerals so it good for health। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। बाकी हाइपरटेंशन शो द सिम्टम इन मोस्ट पीपल में इसके सिम्टम शो नहीं होते हैं, तो यहाँ हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं जाएगा। एंड इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिस्क फॉर डेवलपिंग द हाई BP कैन बी रिड्यूस बाई रिड्यूस द साल्ट इनटेक को कम करके क्या हम BP के रिस्क को कम कर सकते हैं, या ईटिंग द बैलेंस डाइट, या टेकिंग द रेगुलर एक्सरसाइज, एंड इसके अलावा ऑल ऑफ दी एबव। तो साल्ट को कम करके भी हम कर सकते हैं, अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो भी, एंड अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो
हम बीपी के रिस्क को कम कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन बी द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाई बीपी। हाई बीपी की कौन सा साइन एंड सिम्टम है? हेडेक इन हैवी इन हेड एंड वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, टिनिटस। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा हेडेक जो होता है हमारे बीपी का साइन एंड सिम्टम होता है, एंड इसके अलावा हैवीनेस इन हेड। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो ए ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन सा है? किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है या थाइमस है? तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। स्प्लीन जो होता है हमारे आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ल्यूकोसाइट रिलीज हीपारिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्टिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा बेसोफिल्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन इसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग इज। क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन बी। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन के इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे थे एनीमिया इज अ कॉमन कंडीशन दैट हैपन व्हेन पर्सन हैज़ एनीमिया। पहला कह रहा है कि द बॉडी प्रोड्यूस टू मच ऑफ आयरन। इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन को प्रोड्यूस करेगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी। ब्लड के पास इनफ अमाउंट में आरबीसी नहीं रहेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि द ब्लड बिकम अ थिक। ब्लड जो है वो थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि डी टू मच वाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस। आरबीसी जो है वो टू मच हो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ अ प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया क्या है? पहला है डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड B9 एंड इफिशियंसी ऑफ इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इन अ बोन मैरो। एंड उसके अलावा डी ऑप्शन कह रहे हैं कि आरबीसी शुड बी सीड इन अ फॉर्मर सिकल्स। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बोन मैरो में ब्लड सेल का प्रोडक्शन इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है। ये प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर का द कॉमन सिम्टम ऑफ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ग्लोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इंसेफेलाइटिस। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ग्लोसाइटिस इज द करेक्ट आंसर। टंग में अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसे हम ग्लोसाइटिस के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ सीबीसी। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। कंप्लीट ब्लड काउंट इज अ करेक्ट आंसर जो सबको पता होगा। साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर अगर है तो कौन कौन सा साइन होंगे? पैलर, कॉन्स्टिपेशन, नमनेस एंड लॉस ऑफ सेंसिटिविटी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पैलर इज़ अ करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिपेशन, नमनेस एंड लॉस ऑफ सेंसिटिविटी नहीं होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर ब्लड डिसऑर्डर है तो सारे ही साइन एंड सिम्टम इंक्लूडेड होंगे, एक को नहीं होगा। पहला कह रहा है कि जॉन्डिस, यस, अगर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जॉन्डिस भी होगा। ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड भी आएंगे। एंड मैलस एंड हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन नहीं होता है। ठीक है ना। हमारा जो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो सारे ही डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे, एक को छोड़ करके। हिस्ट्री कलेक्शन, या हिस्ट्री कलेक्शन हम तो सब में लेते हैं। चेक द बीपी, चेक द एचबी एंड द सीबीसी। अगर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो एचबी और सीबीसी भी हम करते हैं। एग्जामिन द जॉन्डिस एंड पैलर, इसको भी करते हैं। एंड स्पूटम एग्जामिनेशन, तो स्पूटम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हम स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि द मैनेजमेंट ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज़, अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो उसको मैनेज करेंगे अवॉइड द इंजेक्शन टू गिव द विटामिन बी एंड द के एंड द इंजेक्शन हाइड्रोक्सोपोलामाइन एंड द साइनोकोबालामाइन और फॉलिक एसिड टैबलेट को दे करके या प्रेगाबानिन टैबलेट को दे करके। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाता है वो सी आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप इन अ मोस्ट लाइक टू हैव एनीमिया, किस ग्रुप में मोस्टली जो होता है एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो पहला कह रहा है कि मेन में, वोमेन में, चाइल्ड में या ओल्डर एडल्ट में। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा वोमेन में, बेसिकली ज़्यादा चांसेस होते हैं एनीमिया होने के। हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि अ लैक ऑफ विच ऑफ दिस रिजल्ट इन एबनॉर्मल लार्ज आरबीसी एंड अ कंडीशन कॉल्ड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑक्सीजन की कमी, विटामिन सी एंड विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड को हम B9 के नाम से भी जानते हैं, एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड B9 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ यूटीआई, यूटीआई का इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है। बर्निंग, मिक्चुरेशन, डिस्यूरिया, हेजिटेंसी एंड निस्टिग्मस। तो निस्टिग्मस का मतलब होता है द डांसिंग ऑफ आईबॉल। ठीक, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे आई से रिलेटेड है, न कि हमारी यूरिन सिस्टम से रिगार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द सिम्टम ऑफ क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टैटिक की इज़ नॉट इंक्लूड। पहला पेल्विक एंड पेरिनियल पेन, ये भी होगा, एंड द रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस मतलब यूरिनरी ब्लैडर पर इन्फेक्शन होता है तो उसे सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं, एंड डिस्यूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यूरिन को पास करने में डिफिकल्टी होना, एंड पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया नहीं होता है यहाँ पे, अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए प्रोस्टेट में तो वहाँ पे यूरिन का ड्रिबलिंग होता है, ओलिगोयूरिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, पॉलीयूरिया नहीं होता है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटीआई, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूटीआई का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेल विद द पेरिनियल पेल्विक एंड द प्रोस्टैटिक पेन। फिर कह रहा है कि वोमेन विद अनक्लियर हिस्ट्री एंड रिस्क फॉर द STD, एंड सी ऑप्शन कह रहा है कि द नॉन प्रेग्नेंट हेल्थी वोमेन विद क्लियर हिस्ट्री एंड सजेट ऑफ UTI, एंड फिर लास्ट जो ऑप्शन में कह रहा है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सीवियर हेडेक। तो पेशेंट जो है अगर उसको UTI है तो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि पेशेंट विद सीवियर हेडेक, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लिकेशन ऑफ UTI इज़, UTI अगर हो जाता है तो उसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि साइनोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड साइनोफिलिस एंड लैरिंजाइटिस। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पाइलोनेफ्राइटिस जो होगा वो करेक्ट होगा। साइनोसिस का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। लैरिंजाइटिस मतलब हमारे जब लैरिंज पे इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। पाइलोनेफ्राइटिस जो है UTI का कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ UTI, इसमें से कौन सा UTI का ट्रीटमेंट नहीं है। कॉट्रिमैक्सोल ट्वाइस डेली फॉर 5 डे, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लोरोक्विनोलोन ट्वाइस डेली फॉर 3 से 5 दिन तक। फिर कह रहा है कि टैबलेट सिफेक्समिन 100 mg ट्वाइस डेली, एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर ट्वाइस डेली फॉर अ 5 डे। तो जो यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर जो होता है वो हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। तो यहाँ पे UTI की कंडीशन में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तो देंगे नहीं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द UTI अफेक्ट इन गर्ल्स
1.5 से लेकर 2% तक, या 6 से 8% या 20 से 25% या 9 से लेकर 12%। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 6। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ रिगार्डिंग द CCHN एग्जामिनेशन। तो चलिए आप जल्दी से इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बेनिफिट मिल सके अगर वो भी CCHN एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एंड इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से कुछ ऐसे MCQ भी हैं जो एक्सपेक्टेड हैं अदर एग्ज़ाम में आने के लिए भी। तो आप ऐसे ही स्टडी को करते रहिए, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।